बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में आपके मेज़बान हाजिर हैं। आज का टॉपिक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की खबरें या अफवाहें। क्या वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान उनके पैरों के नीचे से कालीन खींचा जाएगा या स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक इस गेम का निशाना बनेंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये दोनों शख्सियात बज़ाहिर पहुंच चुकी हैं और इस हवाले से सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जब मीरपुर तशरीफ़ लाए, यहाँ पे उन्होंने तालीमी बोर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर से की तकरीब से ख़िताब करते हुए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब फरमाते हुए बहुत ही अपने जज्बात का इजहार इस अंदाज़ में किया कि जिससे यूँ लगा कि कुछ होने वाला है। और इसके साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है इस पे भी हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की, तो बिल्कुल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो उनका हालिया दौरा था उसमें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफ्तार डिनर के बाद, उसमें उन्होंने स्पीकर असम्बली जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब के हवाले से बड़ा उनका रवैया जो है वो सख्त था, बड़े नालन थे स्पीकर असम्बली पर कि वो कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि ये जो तैनातियाँ और मावनीन की तैनातियाँ हो रही हैं ये क्यों की जा रही हैं, उसकी तफसील जो है। और इस तरह के ख़ासे उन्होंने बरामी का इज़हार किया। और अंसार साहब इतलात के मुताबिक जो है वो पहले तो जो है 1 साल से यही एक कोशिश होती रही है कुछ जो इनके मुखालफिन हैं उनकी तरफ से कि किसी तरह से इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन बावजूद जो है वो अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान जो है उनके ख़िलाफ़ अभी तक नहीं लाई गई। लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर असम्बली जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाएंगे। और अच्छा, उसमें जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब स्पीकर अनवारुल हक साहब की ज़हानत, उनकी पॉलिटिकल जो अप्रोच है, आप हमेशा हमें बताते रहे कि अल्लाह ने उनको बड़ा ज़हन रसा दे रखा है। और ज़ाहिर है जर्नलिज़म भी पढ़ रखा है उन्होंने, जर्नलिज़म के साथ साथ वो वकालत की डिग्री भी कर रखी है। राजा ज़ुल्क़ुरनैन ख़ान की फैमिली के साथ बड़ी उनकी करीबी वाबस्तगी रही है, अब भी है। जब भी इलेक्शन वो जीते हैं तो राजा ज़ुल्क़ुरनैन ख़ान और उनकी पूरी फैमिली का एक रोल रहा है हमेशा। और मुझे याद है कि आपने पिछली असम्बली का बताया था कि जिसमें अनवारुल हक साहब 2006 की असम्बली में तशरीफ़ रखते थे, तो उनके कदमों की बरकत से कोई 4 वज़ीर आज़म जो हैं उनकी तब्दीलियां हमने देखी। तो आपने प्रेडिक्शन की थी कि इस दफ़ा भी ऐसा शायद कुछ हो सकता है। जी अंसार साहब, देखें जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं बड़े बासलाहियत आदमी हैं, बड़ी उनमें विल है। और इससे पहले भी इंतखाबात में देखें वो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बड़ा बेरहमाना खेल है ये। और इस खेल में आप देखें कि जब इंतखाबात अनाउंस हुए हैं तो उस वक्त स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ख़ान जो हैं ये एक पेज पर थे और इन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो डट के मुखालफत की। सदर रियासत बैर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं इनकी उन्होंने, और इलेक्शन के दौरान जो है वो कहीं कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि जिसमें एक ही जमात में होने के बावजूद बैर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और तनवीर इलियास ख़ान साहब जो हैं इन्होंने किसी एक जलसे से इकट्ठे खिताब किया हो दौरान इलेक्शन। तो
फिर इवन जब सगीर चुगताई साहब सबक जो वज़ीर रहे हैं, मेंबर असम्बली रहे हैं, मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे हैं, उनका जब हादसा हुआ और उनका जब नमाज जनाजा अदा की गई तो बैत सुल्तान महमूद चौधरी साहब उस जनाजे में ज़रूर गए, लेकिन उन्होंने जाके 1-to-1 सरदार तनवीर इलियास खान साहब से सियासी इख्तिलाफात की वजह से। तो अंसार साहब, ये सियासत में कहते हैं ना ही मुस्तकिल दोस्त होते हैं, ना ही मुस्तकिल दुश्मन होते हैं। आज के जो सिनेरियो है इसमें इन्हें ये सूट करता है कि ये जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़र आए हैं, और ये कोई एक लिहाज से एक जमहूरी राइट भी रखते हैं, लेकिन दूसरे पहलू से अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर में जो एक अरसे से हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम के साए हैं वो तवील से तवील होते जा रहे हैं, और इससे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े जो मैच्योर किस्म के, वो भी फिर जो है वो वज़ीर आज़म की या वज़रा की वो बात कम ही सुनते हैं, कम ही मानते हैं, और वो अपनी, और आजकल भी कुछ इसी तरह का सिलसिला जो है वो जारी है। और अंसार साहब, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या वजह है। कभी अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई महाज जो है वो खुल जाता है, कभी जो है वो अपनी जमात के लोगों के साथ जो है वो एक मुआज़राई और तनाव की कैफियत हम देखते हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में अंसार साहब देखें इस वक्त, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि वहाँ इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, और उनके जो अगेंस्ट जो अपोजिशन का रोल है वो PTI अदा कर रही है, और वहाँ वो किस तरह का PTI रोल अदा कर रही है जो है वो सड़कों पे और ज़मान पार्क और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक क्रेडिट जाता है यहाँ के अपोजिशन जो है उन्होंने उस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया जिस तरह से जो है वो कौमी असम्बली में या हुकूमत और अपोजिशन का वहाँ पे उस तरह से जो है वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो सियासत में रवादारी है, जो कदरें हैं, वो मैं समझता हूँ को बड़ी काबिल इस्ताइश हैं। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि मामला जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून रसाल असम्बली के माबैन, तो ये अंसार साहब इसमें जो अगर देखें नंबर ऑफ़ गेम्स, तो इस वक्त जो स्पीकर असम्बली हैं उन्हें जो है वो जो अपोजिशन है उसकी उन्हें हमायत व तायीद हासिल है। और अपोजिशन में अगर आप देखते हैं तो अपोजिशन के पास जो हैं वो 20 मेंबरान हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो 27 मेंबरान की ज़रूरत है। तो इन्हें 7 मज़ीद चाहिए, 7 अगर हों तो वो नंबर गेम पूरी हो जाती है। हालांकि 7 के बजाय जो हैं इस वक्त 10 लोग जो हैं वो खुल के जो है वो मुखालफत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की PTI के अंदर। लेकिन उसके बावजूद ये बजाय प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, ये इस वक्त जो है वो स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तैयारी हो रही है। लेकिन स्पीकर साहब ने एक बात कही थी राजा हबीबुल्लाह खान साहब कि आप 25 या 27 मेंबरान असम्बली के सिग्नेचर करके मुझे दिखा दें तो आपको तहरीक अदम एतमाद पेश करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद ही रिज़ाइन दे के घर चला जाऊँगा। जी नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जो एक साल से चल रही है, उसके ख़िलाफ़ 27 लोग चाहिए, 27 के बजाय 30 लोग मौजूद हैं। जी। लेकिन एक तो ताइफ भी दिए जाते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ईद आ गई इस वजह से ये कुछ दिन शोर रहेगा और ईद के बाद फिर शायद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी ये जजमेंट है कि बड़ी संजीदा इस वक्त जो मूवमेंट जो है वो अटेम्प्ट जो है काफ़ी संजीदा जो स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून रसाल असम्बली चौधरी नवारुल हक साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन असल में जो गेम अंसार साहब ये है कि
अपोजिशन में कोई भी जो है वो किसी पे मुतफिक नहीं हो रहा, स्पेशली जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जो है पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के दरमियान कई जगहों पे चेयरमैनशिप के लिए, मेयरशिप के लिए, डिप्टी मेयरशिप के लिए कुछ कमिटमेंट्स थी, लेकिन जो उन पे दोनों ने पार्टी वायलेशंस हुई हैं। इसमें पीटीआई में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में वो जो पार्टी वायलेशंस जिन लोगों ने किए उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं। तो उस वजह से भी थोड़ा सा जो है वो अपोजिशन के जो तलाक़ात हैं कोई बहुत मिसाली नहीं है आपस में। अच्छा, उसमें राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आपने ये जो बात फरमाई है कि बंदे 27 चाहिए लेकिन 30 मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो, उसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, मैं नाम कोट कर रहा हूँ, मीडिया पे जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म मैं बनूँगा। चौधरी यासीन साहब का, उनके हामियों का ख्याल ये है, चूँकि पार्टी प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के वो हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उनका हक है। तो लतीफ़ अकबर साहब ने कहा जी कि अगर आप इलेक्शन जीतते जनरल इलेक्शन तो फिर पार्टी प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक होता है, लेकिन इस सूरत हाल में मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ अपोजिशन लीडर की हैसियत से। शायद सबसे ज़्यादा अपोजिशन की जो नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की हैं। कितनी हैं राय साहब? 12 हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सुनने में आया है कि एक से ज़ायद उम्मीदवारान हैं, तो 7-8 तो उम्मीदवारान बन जाते हैं इनकी वजारत उस्मा के। असल में यही अंसर सा वजह है कि जो नंबर गैप पूरी होने के बावजूद इस बात पे कोई भी मुतफिक नहीं हो रहा कि किसको, इवन जो स्पीकर असम्बली हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं अगर मूवमेंट होती है तो, लेकिन ये है कि अपोजिशन के लोग इन पे मुतफिक नहीं हैं। ये इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो हैं उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है कि, और दूसरा वो जो ताइफ का भी कोई जिक्र होता है कि वो इस मामले में जो मेम्बरान बड़े फराह दिल वाक़या हुए हैं, अल्लाह ने बड़ा खुला दिल दिया है और गिरा भी उनकी काफ़ी खुली है। ताइफ से मोहब्बत में भी अंसर साहब इजाफा होता है, ये एक ज़ाती मामला है, लेकिन ये है कि इस एक वजह ये भी कही जाती है कि। अच्छा राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आपके ये जो यहाँ पे मीरपुर में आके खिताब फरमाया अपना राजा तनवीर इलियास खान, सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने, राय साहब जी, उसमें वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि ये जो इजलास है कानून साज असम्बली का 4 माह से नॉन स्टॉप चलता चला जा रहा है। जी और स्पीकर कानून साज असम्बली अपोजिशन के साथ मिलकर इसे चला रहे हैं कि हम फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डिनेंस ना ला सकें या कानून ना पेश कर सकें। ये क्या कहानी है? अंसर साहब, असल में बात जो है ना, जो इजलास की तवालत है उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है जो आपने फरमाया, फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो कानून है उसका यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने के लिए जो है वो ड्यूरिंग इजलास नहीं लाया जा सकता, तो इस वजह से उस इजलास को जो है वो तवील किया जाता रहा है और किया जा रहा है। तो दूसरा इसका पहलू ये है कि जो ये कोशिश ये की जा रही है कि कंसेंसस हो जाएं जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कि अपोजिशन की तरफ से कौन होगा। वो एक वजह ये भी है कि इस दौरान जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि अगर मुतफिका तौर पे बंदा, ये अगर आज भी मुतफिक हो जाते हैं, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें एक बड़ा रोल बढ़ जाता है प्रेसिडेंट हाउस का। अगर बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब अपना वज़न वो जिस तरफ भी डाल दें तो अब ऑलरेडी उनका जो वज़न है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब के पलड़े में मौजूद है। लेकिन तो, कहा ही जाता है कि अनवारुल हक साहब की भी 1 या 2 मुलाकातें जी उनकी जी हाँ, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जी बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब से हुई है, लेकिन वो ये है कि अगर वो फ्रंट पे आ जाएं बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब तो वो इस पोजीशन में हैं कि जो टॉपल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं वो। जी सामीन, खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान आप इस वक्त सुन रहे हैं, समात फरमा रहे हैं। आज का मौजू आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद किसके ख़िलाफ़ आएगी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जिस तरफ अपना वज़न डालेंगे यकीनन
वो विनिंग पोजीशन में होगा। देख हम ये रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है या कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का काम हो जाता है। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 05827 927059। चलते हैं अपने मेहमानान की जानिब और उनकी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी सामीन, हमें साबिक सदर व वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार याकूब ख़ान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार याकूब ख़ान साहब, हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली किसी करवट ये बैठ नहीं रही है। अभी पहले हम सुनते रहे कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद का यहाँ सिलसिला बन रहा है, और अब वो मीरपुर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक की शान में काफ़ी सारी गुस्ताखियाँ भी की, काफ़ी सारे गिले भी किए और इंदिया दिया कि हम कुछ उनके ख़िलाफ़ करने वाले हैं। तो ये अपना आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? आपकी तो पार्लिमानी तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है सरदार याकूब ख़ान साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इखलाकी तौर पर तो ये काम था इजलास बोला ना हुकूमत का। अब पहले ये पता कर ले, मालूमात कर ले पार्लिमानी निज़ाम में कि कितने अरसे से हुकूमत ने कोई इजलास असम्बली का बुलाया। एक तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा शुक्रिया अदा करे ऑपोजिशन का और स्पीकर साहब का कि कम से कम आज़ाद कश्मीर में एक मैसेज तो जाता है कि असम्बली के इजलास हो रहे हैं, पूरी दुनिया को मैसेज जाता है। बाकी तो सारी बातों का अल्लाह अल्लाह ही, आपको पता ही है कि सारे सूरत क्या है। लोग असम्बलियों में लोगों को भेजते हैं इजलास के लिए, कानून साजी के लिए, मामला को डिस्कशन करने के लिए। तो अब ये पहली दफा ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही अजीब सी बात है कि गिला शिकवा ये भी है कि स्पीकर का क्या, हम रेकॉर्ड से भेजते हैं तो स्पीकर इजलास बुलाता है, स्पीकर अपनी तरफ से नहीं बुला सकता। तो इसमें जनाब सरदार याकूब ख़ान साहब, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि देखें जी, स्पीकर साहब अपोजिशन के साथ बहुत करीबी राब्ते में हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मिले हुए हैं। सर वाकई मिले हुए हैं? एक ऐसी कुर्सी है कि वो सबके लिए होती है, वो किसी हुकूमत के लिए नहीं होती है, बंदे के लिए। वो स्पीकर ही क्या है कि जो हुकूमत का हो। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि पहले इसकी थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। स्पीकर तो वो सबके लिए है, वो हर हुकूमत का भी है और अपोजिशन का भी है, और वही एक जगह है जहाँ बैठ के अपोजिशन बात कर सकती है। और ये पहली दफा अपोजिशन ऐसी है बिल्कुल ज़हनी फिक्री कि हम सारे चाहते हैं कश्मीर हमारा देश के पे आज़ादी का, इस पर कश्मीर पर बात होनी चाहिए, आज़ादी की बात होनी चाहिए, बैरून मुल्क डेलीगेशन जाना चाहिए, पाकिस्तान से जो जाते हैं उनसे मालूमात लेनी चाहिए। तो ये तो काम हुकूमत का था जो ऑपरेशन कर रही है। तो इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई यहाँ नाराजगी का कोई इजहार करे या कोई स्पीकर साहब के खिलाफ कोई ये शिकवा शिकायत करे। वो ठीक है, राम साहब का अपना तजर्बा, अपनी मालूमात है, मगर राम साहब को भी लोग सही तरह गाइड नहीं करते। मैं जाती समझता हूँ इस बात को कि अगर राम साहब को समझाया जाए, बात की जाए, तो वो संजीदा आदमी है, बात सुनता भी है, कर भी सकता है, और अच्छे काम जो किए वो अप्रिशिएट हम करते हैं। तो यह है कि तामीर और तरक्की में तो इस वक्त कोई एक बता दे, कोई हालात कश्मीर के हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये तो दो काम हुए जो उसपे क्रेडिट जाना चाहिए। वो ये बल्दियाती इलेक्शन है और ये गिलगित बल्तिस्तान की बातों की बात की शरबत है। तो मैंने तो असम्बली की इजलास में भी कहा है कि भाई एक कुछ रीजन से रावलाकोट से शुरू करें, एक मीरपुर रीजन से मीरपुर से शुरू करें। अल्लाह के करम से हमने अपने वक्त में यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ये 15 से 18,000 स्टूडेंट है गिलगित बल्तिस्तान का। तो वो गरीब वहाँ से इस्लामाबाद पिंडी से यहाँ जाते हैं कि भैया डायरेक्ट हो जाए तो अच्छा होगा, लोग को सहूलतें मिलेंगी, टूरिस्ट आएंगे चलेंगे। जनाब सरदार याकूब ख़ान साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो नाम ले रहे हैं आपका उन लोगों में कि जो अगर तहरीक अदम एतमाद सरदार तनवीर इलियास ख़ान वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ आती है और कामयाब होती है, तो वो कह रहे हैं कि सरदार याकूब ख़ान साहब मजबूत तरीन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हैं।
सर आप हमें अंदर की बात बता देना सर, हमारी ज़रा मतलब यहाँ पे बेजा बेजा हो जाएगी। अल्लाह मुबारक जनाब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मखलूक खुदा की दुआएं हैं कि आज तक आपके सामने ये सारी सूरत चाहती। मैं बेसिकली सियासत करता हूँ सोच फिक्र और तामीर और तरक्की और मोहब्बत और कश्मीर को एक मजबूत बनाने के लिए। तो हम तो ये अख्तियार है, पहले तो बिल्कुल पक्का तय हो चुका था कि पीटीआई को आदमी इस्माल वो तनवीर रियाज साहब होते, न्याजी होते, कोई और होते। हमारे साथ तनवीर रियाज से जाती किसी का कोई झगड़ा तांता नहीं है, ये भी बता दूं। और तनवीर रियाज का अगर हमदर्द है कोई रियासत में या उस असलों में वायद आती हूँ। तो दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं पाकिस्तान को देखने के बाद कि अगर पीटीआई की बीमारी पाकिस्तान में फैली है तो इसको यहाँ अगर खत्म ही किया जाए, कश्मीर में इसी हुकूमत को रहने दें, ताकि ये तामसाज हो रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं या जो बातें तो दुनिया के सामने तो जाए कि ये कितने हीरो है। तो अगर ये बीमारी खत्म होती है इस बात पर कि ये अपना वक्त पूरा करें तो हमें तो खुशी होगी, हमें तो कुछ तंगी नहीं है। क्योंकि इसको अगर रास्ते से आप पहले ही फारिग करेंगे तो ये कहेंगे कि आप पूरी दुनिया को फतह करने वाले थे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई फिलहाल ये रह जाए तो अच्छा है, लोगों को मालूमात हो जाए, नौजवानों को, सब लोगों को। कश्मीर के लोग थे मोहब्बत प्यार वाले। तो आजकल जो हालात है आप कोई देख लें ना, सारे महकमों को देख लें, कश्मीर पूरी सूरत आप देख लें, तो हर कोई मुतमईन तो होता ही है कि जी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मगर दुनिया पता है कश्मीर के लोगों के कितने काम हो रहे हैं। यहाँ पे सरदार याकूब खान साहब, आप चूँकि एक बहुत ही जहांदीदा और समझदार किस्म के सियासतदानों में आपका शुमार होता है और आप किसी सियासी मुखालिफ के मतलब की गुफ्तगू करते हैं तो उसका दिल दुखाने वाली उसमें चीज़ नहीं होती, आप बड़े प्यारे अंदाज में बात करते हैं। ये बताएं कि अगर तनवीर इलियास खान साहब की बात पे हम यकीन कर लेते हैं, जो उन्होंने इंदिया दिया कि मैं अनवारुल हक साहब जो हैं, स्पीकर साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद या उनकी फरागत का मामला करूँगा, तो क्या इस हवाले से आप लोगों से कोई रब्ता वो करेंगे या आप लोग क्या करेंगे? ये मैं जो उन्होंने बातें की है वो अपनी जगह पर है। ये कल आपस में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। साहब का तजर्बा यही हमने देखा है, तो इसलिए अभी हम उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होने वाली है या होगी। मेरी तो कोशिश होगी कि मैं अगर कोई इसमें कोई किरदार अदा कर सकूं तो स्पीकर साहब का और हुकूमत के आपस में या अपोजिशन, ये सारे इसमें देखें, स्पीकर हमेशा न्यूट्रल रहता है और ये न्यूट्रल है भी। अब इनके अगर किसी बात पर कोई और मामला में झगड़े तानते हैं तो हमने तो कोई चीज ऐसी नहीं देखी स्पीकर में कि जो कभी भी बैठा के कहे कि हुकूमत ने ये किया, हम इसके साथ ये करना चाहते, ये गलत। यानी या लोग ऐसे अपने नंबर स्कोरिंग के लिए, लड़ाने के लिए बातें करते हैं। तो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं रियासत को स्टेबल देखने चाहता हूँ, रियासत को मजबूत देखने चाहता हूँ, जमहूरी सिस्टम को मजबूत देखने चाहता हूँ। अभी तक कोई बात आई तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना किरदार अदा करके मामला को सुलझाया जाए, ठंडा किया जाए और इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो अगर ना हुआ तो फिर वो अभी ये आप ही से सुन रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। सरदार साहब, हमने आपकी वज़ारत उज़्मा का दौर देखा, आप सदर रियासत भी रहे, इसी तरह सरदार इब्राहिम खान साहब और बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, ये जो मनसब है वज़ारत उज़्मा का, कभी अपोजिशन के ख़िलाफ़, कभी किसी साफ़ी के ख़िलाफ़, कभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ माज़ राई, अब स्पीकर के ख़िलाफ़ माज़ राई। तो ये कोई इस तरह की पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी रवादारी और बड़े भाईचारे का यहाँ पे माहौल है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है और वहाँ पे अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ जिस तरह से पीडीएम के साथ कर रही है, अगर यहाँ आज़ाद कश्मीर में उसका मुवाजना करें तो यहाँ जो है वो अपोजिशन इंतहाई महज़ब तरीके से जो है वो ऐवान को चला रही है। तो ये क्या वजह है कि कोई हर महीने बाद 15 दिन बाद कोई ना कोई नया कोई मामला उठ खड़ा होता है? इसकी आपके नज़र में क्या वजूहत हैं? ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसमें इस तरह की जो उछल कूद है या ये किसी भी लिहाज से कोई मुनासिब नहीं लगती? बहुत शुक्रिया, ये आपकी मेहरबानी जुनेद साहब की कि ये जस्ट जनरली डिस्कशन का है जिसमें
आज़ाद कश्मीर में चूँकि एक माहौल अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है, तल्लकदारी है एक दूसरे के साथ, और वो बात जो पाकिस्तान में है वो नहीं हो रही है, तो ये अच्छी बात है ये नौजवान आने वाली नौजवान नस्लों के लिए। जो मैं समझता हूँ कि ये टोटल नातजुर्बाकारी है आज़ाद कश्मीर में, और उस नातजुर्बाकारी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। वरना अगर संजीदा तरीके से यहाँ पर सियासत जैसे पहले होती रही, जैसे आपने कहा सब बड़े बड़े लोग यहाँ गुजरे, इज्जत एहतराम का रिश्ता हमेशा काम दाम रहा, ये सारी उम्र हमने जो इकट्ठा ही रहना है, छोटा सा खिस्सा है। तो यहाँ कोई इस तरह के बरादरियों की, कबीलों की, पार्टियों की जंग नहीं होती थी जिस तरह आप शुरू आज तक ये जो एक जहन बन गया जैसे कोई बिल्कुल अजीज था। तो ये नातजुर्बाकारी ज्यादा है, और अगर इसके बजाय हम मिल के अगर काम कर लेते आज़ाद कश्मीर में, इस देश के अंदर एक मैसेज जाता पूरी दुनिया में, और वो क्रेडिट ये जाता इस हुकूमत को, PTI को, जैसे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, विजन की बातें कर रहे थे, उससे पाकिस्तान की इज्जत और मकाम और नाम बढ़ता। देखें मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म कर रहा है मोदी सरकार, और वहाँ जो कुछ है, और आप पाकिस्तान बजट दे रहा है खुशी के साथ, और आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन है, खुशहाल हैं, इसीलिए मोहब्बत का रिश्ता और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये तमाम जो सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त प्रिवेल कर रही है, इसका नुकसान शायद ज़ाहिरी तौर पे ये हो रहा है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं उस हवाले से कोई बहुत कुछ देखने में नहीं आ रहा। सरदार तनवीर इलियास खान साहब से उनके दावों के मुताबिक ये उम्मीद बाज़ लोग करते थे कि एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इस हुकूमत को एक बिज़नेस मॉडल की तरह चलाएंगे, लोगों के लिए जॉब्स पैदा करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। ये काम भी नहीं हो पाया। तो क्या आप इस सूरत हाल से सरदार याकूब खान साहब मुतमईन हैं? आप तो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम आप उनके आगे जवाब दें। बेकार बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो टोटल मुख्तलिफ, जो इम्प्रेशन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये शख्स बाज़ाते खुद कोई करप्ट आदमी नहीं है, और जो बैड लक है इसकी कि इसके पास टीम इसने खुद ही देखे ना, मैन इज नोन बाय कंपनी, बंदे के चलने फिरने उठने बैठने देखते हैं कि कौन क्या है। तो मैं तो जाती तौर पर बड़ी कोशिश की, ख्वाहिश भी है, मेहनत की, सच्ची यही था कि भाई हमें काम मिले, ये मिल के पाकिस्तान बैरून मुल्क से इन्वेस्टर लाए, काम किए जाए ताकि हमारा मुल्क आगे जा सके। तो अभी उस तरफ तो ध्यान कम लग रहा है, जुबानी जमा खर्च ज्यादा है, और जो लोग इसके साथ हैं वो भी हमारे सारे अपने ही लोग हैं, बट वो बिल्कुल उनका कोई दूर दूर तक आज़ाद कश्मीर में कोई ताल्लुक नहीं कि भाई वहाँ काम काज होने चाहिए। तामीर आप स्कूलों की, कॉलेजों की तालीम की हालत देख लें, आप बरकियात की हालत देख लें, आप देखें, अंदाजा कर लें, ये राय साहब और आप खुदारा मेहरबानी करके, आपका मीरपुर है जो दुनिया में ये कमा के देने वाला था, हमारा मीरपुर इंडस्ट्रीज के हवाले से सब, तो कितनी नई इंडस्ट्री लगी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप सारे आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएं, आप टूरिज्म की तरफ जाएं, आप मतलब कोई एक आज़ाद कश्मीर में कोई एक महकमा डिपार्टमेंट ऐसा हो ये कह सके कि हमने ये काम किए हैं। इस वक्त तो गोल्डन चांस ये था हमारे वक्त में कि मीरपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए दिन और रात करके, तो उस पर यह था, अभी इन्होंने ड्राईपोर्ट की बात की, अच्छी अल्लाह करे कि हो, मगर ये क्रेडिट भी पुराने लोग थे, पुरानी हुकूमत थी, ये जो भी आपके साथी बिजनेसमैन है, तो इस वक्त ओवर अगर ये काम अगर संजीदा करे ना जी, तो इस वक्त पाकिस्तान को क्राइसिस में है। हम पाकिस्तान को कर्जदार करें, वो ये करेंगे, सारे डेलीगेशन सारे लोग हैं हमारे, उनको कहेंगे आप फारना से भेजें, डॉलरों में भेजें, रियालों में, पाउंडों में। हम इस पाकिस्तान में जिसने हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा 47 से लेके आज तक, हमारे आपा अजदाद और आप सारे, आपको पता ही है कि हमारा ताल्लुक क्या है। जी सरदार याकूब खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, बड़ी मेहरबानी जनाब। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, सरदार याकूब खान साहब ने गुफ्तगू में बहुत सी सियासी खबरें भी हमें दी हैं, जो अपने दिल का दर्द है वो भी बयान किया है कि यहाँ पे इस वक्त बातें बहुत हैं लेकिन सर्विस डिलीवरी टू पब्लिक वो नहीं है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, रोज़गार लोगों का प्रॉब्लम में है।
क्या कहते हैं आप? अंसार साहब, हुकूमत नाम की आज़ाद कश्मीर में कोई चीज़ नहीं लगती। आप भी सदर रायतुल कुरनैन खान साहब के साथ रहे हैं। जी जी। गवर्नेंस दिखती थी उस वक्त? हमने अंसार साहब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे अदवार देखे हैं। सरदार इब्राहिम खान साहब जो हैं वो हमारे बानी सदर थे आज़ाद कश्मीर के एच खुर्शीद साहब का दौर हमने देखा। हमने सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब की सदारत का दौर देखा, वज़ारत उज़्मा का दौर देखा, मुमताज़ राठौर साहब का। कहने का मकसद ये है कि जो इससे पहले हुक्मरान गुज़रे हैं अंसार साहब, जब यहाँ कोई मीरपुर दौरे पे आता था या किसी भी ज़िले में जब वो कोई दौरे पे जाता था प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो वहाँ जो इंतज़ामिया है और वहाँ के जो अदारे हैं और वहाँ जो सफाई सुथराई के मामलात होते थे, सड़कें जनाब सफाई हो रही है और हर जगह जनाब, तो वो आज तो पता ही नहीं चलता कि पता चलता जी कि 2 दिन फ़लाँ ज़िले में रह के गए और लोगों को पता ही नहीं होता कि जी। तो अब जनाब हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार और बहुत सी खिदमात अंजाम देने वाले एक बेलोस शख्सियत, दिलेर शख्सियत जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने ज्वाइन किया है। जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आप कैसे देखते हैं बरतानिया में वहाँ पर सिख कम्युनिटी ने जो इस वक्त जुल्म सितम उन पे हो रहा है भारतीय पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी शुरू कर रखे हैं और इंडियन हाई कमीशन से इंडिया का झंडा उतार के उन्होंने खालिस्तान का परचम लगा दिया, और कश्मीरियों की भी सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमायत करती है। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को आप सर? देखें अंसारी साहब, ये जो कॉलोनियलिज्म था ना, ये तारीख का एक हिस्सा बन चुका है और दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन सारे ममालिक आज़ाद हुए हैं। आपको पता है कि ये यूरोप का यानी बरतानिया का और फ्रांस का और स्पेन की कॉलोनीज थी, अफ्रीका में, एशिया में हम भी एक कॉलोनी थे। तो ये सारी आज़ादी हुई है। अभी इस 21वीं सदी में हिंदुस्तान जो है वो ना कश्मीरियों को अपनी कॉलोनी बना सकता है, ना सिखों को अपनी कॉलोनी बना सकता है। यहाँ हर कौम का ये हक है कि वो हक राय दही वो इस्तेमाल कर सके। तो यही यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और यही यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं। तो इसलिए अगर सिख अपनी एफर्ट कर रहे हैं तो वो हक बजाना है, उनके पास पूरी अपनी सिखों की वो स्टेट है और उनके अपने राइट्स हैं। और इंडिया के अंदर तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप देख, मोजर राम, ये जो आपके असम की मूवमेंट है, नेक्सलिस्ट है, मॉइस्ट्स हैं, तो इसी तरह कश्मीर की फोर फ्रंट पे सबसे बड़ी मूवमेंट है। और उनको ये अगर 70 साल या 75 साल नहीं दबा सके तो आइंदा भी नहीं दबा सकेंगे। तो ये एक हमारी हमदर्दियाँ सारी सिखों के साथ भी हैं और कश्मीरियों के साथ भी हैं। और हम ये समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हर स्टेट को, हर को राइट है अपना कि वो ये देखे कि उनको हक़ राय-दही मिलना चाहिए। और कश्मीर का तो हक़ राय-दही यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर में, अपने रेजोल्यूशंस में, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उनकी गवर्नमेंट के वादों के मुताबिक ये तो सब कुछ है। आपने हैदराबाद, दक्कन वगैरह को अपने साथ जम कर लिया और आप इनको अपना हक़ खुद इरादियत भी नहीं देना चाहते। तो आई थिंक कि अभी इंडिया के भी अल्लाह के करम से दिन काउंटेड होंगे और इनके हिस्से बखरे होंगे, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ ये कि कॉलोनियाँ बनाई हैं बल्कि उनके साथ जुल्म सितम भी रवा रखा हुआ है। अभी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर स्टेट नहीं है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग और हर तबके फिक्र के लोग रह सकते हैं। अभी तो वो कहते हैं हिंदू है। और मैं इनका वो एक लीडर को जो है उसको सुन रहा था, उसने कहा मुसलमानों का कोई इधर इक्वल राइट नहीं है इंडिया के अंदर, नॉर्मल मुसलमान का भी। वो कहते हैं उनको हम नॉर्मल समझते ही नहीं है, ये हिंदुओं का मुल्क है, ये हिंदुओं के लिए है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बीज है तो 200 मिलियन मुसलमान जो वहाँ रहते हैं उनका जीना मुश्किल है। लेकिन कश्मीरियों के लिए तो यूनाइटेड नेशन के आर्डर्स हैं और उसके मुताबिक चलना चाहिए। जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, यहाँ रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे।
जनरल साहब, जो खालिस्तान की मूवमेंट है इस वक्त खासी उसमें एक जान आई है, और जिस तरह के हमने देखा कि उन्होंने कामयाब रेफरेंडम करवाया, और उसके अलावा भी भारत के अंदर और बैरून मुल्क भी खासी मूवमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि जो खालिस्तान तहरीक मजबूत हो रही है, इसके क्या अच्छे असरात जो है वो कश्मीर इशू पे मरतब होंगे? पूरी दुनिया में और इवन इंडिया के अंदर भी जो सिख है, और खसूसन चूंकि ये भी एक फूड बास्केट है पूरी इंडिया के लिए, यहाँ किसान बहुत मेहनत करते हैं और पैदावार करते हैं जो इंडिया में जाती है, तो इनकी भी हालत वो उन्होंने तंग की हुई है। तो इसलिए अगर इनके अहले खालिस्तान का ये व्यू है कि उनको एक अलग अपनी रियासत चाहिए और उनको हकूक चाहिए, तो इंडिया को उनको हकूक देने चाहिए। ये तो इंडिया वाले तो इतनी बेशर्मी के साथ, उनका प्राइम मिनिस्टर भी अपने मुल्क में बैठ के बलूचिस्तान के लोगों को एड्रेस करते हैं, उनको तरगीब देते हैं कि जी आप ये कर दे वो कर दे। तो ये जो इनकी मूवमेंट अपने गिरबान में नहीं झांकते कि उधर क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये मूवमेंट जो है बड़ी जोरदार है, और इन्होंने शेयर करके रख दिया है इंडिया को भी। और अभी ये जो खबर आई है कि उनका झंडा उनकी एम्बेसी से हटा के अपना हाई कमीशन पे लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि जो सिख हैं पूरी दुनिया के अंदर वो मुतहर्रिक हैं और वो हक पे हैं। अभी आप देखिए, उनके लिए जब हमने पाकिस्तान के अंदर डेरा बाबा नानक में उनके लिए खोला, तो इंडिया के हिंदुओं को ये भी नापसंद था, और हम भी उनको वेलकम करते हैं। वो इधर शेखुपुरा में, ननकाना साहब में, आपके इधर हसन अब्दाल के एरिया में जब आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि मुसलमान का ये सेवा है, ये सिर्फ हम सिखों को नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हिंदू व्यापारी भी यहाँ आए। कभी हमारा हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर है, मेरे साथ सेनेट में सेनेटर हिंदू दालत औरत थी, जिसको एक दिन सेनेट के चेयरमैन की सीट पे बिठाया गया कि जी आप चले। मैं खुद थरपारकर गया हूँ, वहाँ हिंदू आबादी से मिला हूँ, वो इतने खुश हैं। उनके साथ हम हमारे तो मजहब के अंदर ये बताया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और ये कहा गया कि हम इस पाकिस्तान के अंदर हमारा जो अकीदा है वो मुसलमान का अकीदा यही है कि कोई हिंदू है, सिख है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, उनके अपने राइट्स हैं और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। हमारा अपना अकीदा, हम उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन हिंदू का माइंड जो है वो बड़ा नैरो माइंड है और वो तंग नजरी से काम लेते हैं, और ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। इनको पता है हिंदू का पूरा दुनिया में एक ही मुल्क है, बाकी तो क्रिश्चियन भी बहुत है, मुसलमान भी बहुत है, बहुत सी दुनिया। लेकिन ये हनूद और यहूद जो हैं ये बिल्कुल कन्फाइंड है टू कंट्रीज, तो इनको ये डर रहता है कि कहीं हम अनडू ना हो जाए। जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अहम बातें की, हमें एनलाइटन करने का, एजुकेट करने का बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या समझते हैं जनरल क़य्यूम साहब ने जो बातें की? अंसार साहब, जनरल क़य्यूम साहब ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि अच्छी बातें की, और उनकी बड़ी निगाह जो जनूबी एशिया और दुनिया में जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से, और स्पेशली ये एक बड़ी उनकी ख़ूबसूरत बात थी कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें, यहाँ चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, या कोई भी मज़हब है, उन्हें मुकम्मल जो है वो राइट्स हैं, उन्हें जो उनके दीन ने दे रखे हैं उनका यहाँ पे एहतराम किया जाता है। उसकी निस्बत अगर आप देखें भारत के अंदर, तो वहाँ पे जो इस वक्त मोदी रजीम है वो हिंदुओं के अलावा, इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा किसी को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। और अंसार साहब, ये जो तंग नज़री वहाँ पे चल रही है वो मैं समझता हूँ कि भारत के हक़ में शायद अच्छा साबित ना हो। ये अगर सिलसिला तवालत पकड़ता है जिस तरह की वहाँ पे इंतहा पसंदी चल रही है, तो वहाँ हिंदुस्तान जो है उसके जो है वो तकसीम हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं अगर उन्होंने इस पे ज़्यादा देर अगर चले मोदी की पॉलिसियों पे। तो जी चलते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101 मीरपुर।
रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रोज़नामा जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर के सबसे मकबूल रोज़नामा सबसे मकबूल अखबार के चीफ़ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब ने। आमिर महबूब साहब, क्या देख रहे हैं, ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब निशाना बनेंगे या अनवारुल हक साहब स्पीकर असम्बली? देखिए, दोनों के खिलाफ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सरगर्म है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर से भी मशवरा किया, अपने वज़रा से भी मशवरा किया और मदर पार्टी से भी रब्ता कर रहे हैं कि किसी सूरत में जो अनवारुल हक साहब से जान छुड़ाई जा सके। दूसरी तरफ जो अनवारुल हक साहब जो है वो भी वज़ीर आज़म से जान छुड़ाने के लिए वफाकी जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद, उनके साथ भी रब्ते में और उन्हें भी बता रहे हैं सूरत हाल ऐसी है। इसी तरह जो है वो मेंबरान असम्बली के साथ भी वो मुसलसल राब्ते में है और प्रेसिडेंट के साथ भी वो राब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा उनका अपोजिशन के साथ भी राब्तों का इंकशाफ है। तो ऐसी ये सूरत हाल है। अब लगता यही है कि एक जो है वो रहेगा और दूसरा जाएगा। अब इनमें से जो बेहतर प्लान करेगा, जो बेहतर खेलेगा, मेरे ख्याल में वो सरवाइव कर जाएगा और जो ज्यादा बेहतर नहीं खेलेगा वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन गालिब इम्कान इस बात का है, जो मेरे पास अभी तक इतला है, क्योंकि मेरी प्रेसिडेंट से बात हुई थी, मेरी साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल करीम नईस साहब से बात हुई थी, इसी तरह अब्दुल माजिद खान साहब से और कुछ दीगर वज़रा से बात हुई थी। तो ये जो 4-5 लोग हैं, खासतौर पर वैसे सुल्तान महमूद चौधरी और उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने भी वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है, क्योंकि वैसे सुल्तान की मुलाकात नहीं हुई थी, वज़ीर आज़म ने यासर सुल्तान से बात की थी, तो उन्होंने मना कर दिया है कि जी हम इस बात का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह अब्दुल माजिद खान ने और अकबर इब्राहिम ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी हम अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यूम नई साहब का भी यही है। इज्तिमाई तौर पर जो फीलिंग है जो अनवारुल हक साहब के खिलाफ है या जो उनके वाले से जो गुजरा है, उनकी अक्सरियत की तादाद ये है कि क्योंकि ये एक आईनी होता है और उन्हें अनवारुल हक साहब को बनाया इमरान खान ने और उतार भी इमरान खान ही सकते हैं, इसलिए तनवीर इलियास साहब जो है वो उनकी बात इस वाले से नहीं मानी जा सकती और ना ही सुनी जा सकती है। लेकिन जो तनवीर इलियास के हार्ड लाइनर लोग हैं जो वो है वो सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अनवारुल हक साहब को हटा दिया जाए और अनवारुल हक साहब को हटाने के लिए तनवीर इलियास साहब जो है वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और यही हालात जो है जो अनवारुल हक साहब के हैं वो भी जो है वो बज़िद हैं। और अब ये देखते हैं कि एक सियासी खानवादे को कामयाबी होती है या एक कारोबारी शख्सियत को कामयाबी होती है एक दूसरे को हटाने के लिए, लेकिन दोनों जो है वो खासी दिलजमी के साथ जो है वो जा रहे हैं। जनाब आमिर महबूब साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। आमिर महबूब साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि दोनों भी घर जा सकते हैं, एक राय ये भी है कि माजी करीब में हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उनके वो उनके शदीद थे, माजराई चल रही थी अपोजिशन लीडर जो लतीफ़ अकबर साहब के साथ, तो अचानक उनके घर चले गए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो जो है वो माफ़ी मांग लें या अचानक सरप्राइज़ विज़िट करें स्पीकर चैम्बर का और शायद हालात नॉर्मल हो जाएं। मेरा ये जो ख्याल है, मेरे ख्याल में अनवारुल हक साहब और तनवीर इलियास साहब जो हैं ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे निकल गए हैं और जिस तरह की सूरत हाल का वो शिकार है, अब अनवारुल हक साहब और तनवीर इलियास साहब शायद इकट्ठे नहीं होंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि ये शायद दोनों फारग हो जाएं, मकसद एक नया इत्तेहाद बने और जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो तो साथ ही वो स्पीकर की डील भी करें, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक हुकूमत बनाएगा तो उन्हें शायद अनवारुल हक साहब की को अकोमोडेट करने की जरूरत ना, वो किसी बड़ी सियासी पार्टी के लिए एक ओहदा रख लें या फॉरवर्ड ब्लॉक में रख लें। तो लेकिन ये बात है कि जो मेरा ज़ाती ख्याल है, जो अनवारुल हक जो है उसके मिजाज में ये बात शामिल नहीं है कि वो तनवीर इलियास साहब को अंजाम तक पहुंचाने से पहले जो है वो
वो करें। ये मुमकिन है बात कि शायद ये दोनों जो है वो पुराने वाली पोजीशन में चले जाएं और उसके बाद जो है वो दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे को कहें कि दोनों ने एक दूसरे को घर भेजी है। तो आमिर महबूब साहब, ये जो हम आए रोज़ इल्ज़ामात सुनते हैं कि वज़रा या मेंबरान असम्बली में जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो कोई ताइफ या कोई पैसे देते हैं या इस्तेमाल, इस तरह की कोई बात, क्या इसमें सदाकत है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वज़रा या मेंबरान असम्बली जो हैं वो पैसे लेके जो है वो वज़ीर आज़म साहब के लिए काम करें या उनकी बात सुनें? जिन लोगों को तनवीर लियाज़ साहब ने इस्तेमाल कर लिया है, अब वो अपनी कीमत वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर अनवारुल हक साहब को पैसे देंगे, मकसद करोड़ के बजाय शायद अरब भी दे दें और सब नहीं लेंगे। इसी तरह जो गुजरा जिनके साथ इनका रवैया नामुनासिब किया, जिन्होंने अपने उस वक्त सियासी निज़ाम के साथ टक्कर ली और उस वक्त तनवीर क़य्यूम न्याज़ी साहब को भी उन्होंने खजा खराब करके भेज दिया तनवीर लियाज़ साहब की मोहब्बत में। तो तनवीर लियाज़ साहब ने जब उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया तो वो पैसों से बात के जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और ये बात शायद आगे निकल गई है इनकी। दूसरी ये बात है कि राजा हबीबुल्लाह साहब, तनवीर लियाज़ साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी सियासत के आगाज से लेके, पाकिस्तान की सियासत के आगाज से लेके, आज़ाद कश्मीर की सियासत में एंट्री से लेके, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से लेके, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने तक, और हर मौके पे उन्होंने पैसे खर्च किए और सारे तौक़ात को उन्होंने खरीदा। जी आमिर भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया, रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। जी अंसार साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तहरीक एतमाद जो है इसके हवाले से और फिर कश्मीर इशू के हवाले से जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, मुमताज़ दफ़ाई तजिया कार, इसी तरह सबक सदर और वज़ीर आज़म जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, और अभी हमारे साथ चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर जनाब आमिर महबूब साहब बात कर रहे थे। आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम प्रोग्राम था, बड़ी खुल के बातें हुई और इस प्रोग्राम के हवाले से हमें इंतज़ार रहेगा अपने सुनने वालों के फीडबैक का कि वो क्या कहते हैं। जी आज का प्रोग्राम आपने सुना। ये जितनी एक्सरसाइज होती है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज, इसका मकसद होना तो ये चाहिए कि एक आम आदमी की, एक आम शहरी की बेहतरी हो, उसे रोज़गार मिले, उसकी ज़िंदगी आसान हो, मुख्तलिफ़ महकमों में जो उसके काम होते हैं उन कामों को फैसिलिटेट करके उसकी दहलीज़ तक उसके मसाइल को हल किया जाए। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा। इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारा अवाम होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करें, अपना वोट उन लोगों को दें जो कि दयानतदार हों, अच्छे लोग हों, और अगर कोई बंदा किसी सीट पे पहुंच जाता है तो उससे सवाल करें, उसे अकाउंटेबल करें, क्योंकि अवाम ही ताकत का सर चश्मा है। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। और जो हमने कश्मीर पे बात की, अल्लाह जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब की ज़ुबान मुबारक करे और कश्मीरियों को आज़ादी नसीब करे, आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।